केमिस्ट्री में रेडियो एक्टिविटी चैप्टर होगा। रेडियो सक्रियता क्या है उसके बारे में जानेंगे। आइए, रेडियो सक्रियता, रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। रेडियो सक्रियता की खोज 1896 ईस्वी में फ्रेंच वैज्ञानिक थे हेनरी बैक्यूरेल के द्वारा 1896 में रेडियो सक्रियता की खोज की गई। इन्होंने यूरेनियम जैसे कुछ तत्वों में यह पाया कि इनसे अदृश्य किरणें निकलती हैं जो फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है। इन किरणों को हेनरी बैक्यूरेल ने रेडियो एक्टिव रे कहा और जिस तत्व से ये किरण निकलती हैं उस तत्व को रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहा। यानी कि कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा, है ना। तो जिस तत्व से अदृश्य किरणें निकलती हैं वह किरण फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित कर देती है तो कहेंगे वह तत्व रेडियो एक्टिव तत्व है। फोटोग्राफिक प्लेट का उदाहरण तो जैसे कि एक्सरे का प्लेट होता है, एक्सरे का, है ना। एक्सरे के प्लेट को रेडियो एक्टिव तत्व के सामने अगर हम रखते हैं तो एक्सरे के प्लेट में एक धब्बा उत्पन्न हो जाता है ना। निगेटिव टाइप का धब्बा उत्पन्न हो जाता है। इससे पता चलता है कि उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट से कुछ अदृश्य किरणें निकली जो दिखाई नहीं दी और फोटोग्राफिक प्लेट को आर पार करके चली गई, है ना। तो उस किरण को रेडियो एक्टिव रे कहा गया। और जिस तत्व से ये अदृश्य किरणें निकलती हैं उन तत्वों को रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहा गया, है ना। इनके बाद रॉबर्ट क्यूरी और इनकी पत्नी थी मैरी क्यूरी, है ना, ने पिच ब्लेंड से एक नए रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडियम की खोज की थी। रॉबर्ट क्यूरी और इनकी पत्नी मैडम क्यूरी। ओके, हेनरी बैक्यूरेल बताया कि कुछ तत्वों से जो है अदृश्य किरणें निकलती हैं जो फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है। हेनरी बैक्यूरेल के प्रयोग के आधार पर 1902 ईस्वी में रदरफोर्ड ने रेडियो एक्टिव रे का पता लगाया, है ना। रेडियो एक्टिव रे का पता कौन लगाया तो रदरफोर्ड 1902 ईस्वी में। और रदरफोर्ड कहे कि रेडियो एक्टिव रे जो होता है वह 3 प्रकार का है, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। अल्फ़ा, बीटा और गामा 3 प्रकार का रेडियो एक्टिव किरण होता है। यहाँ पर देख रहे हैं ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और इसी एलिमेंट से ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और इससे जो है ये रे निकल रहा है ना। ये रे निकल रहा है और ये फोटोग्राफिक प्लेट है, इसको आर पार करके ये रे चला गया, है ना। तो 3 प्रकार का रेडियो एक्टिव रे है, अल्फ़ा, बीटा, गामा। अल्फ़ा में धनात्मक आवेश यानी कि पॉजिटिव आवेश होगा, बीटा में ऋणात्मक आवेश और गामा उदासीन है। गामा में कोई आवेश नहीं होता, गामा उदासीन है। चूँकि गामा उदासीन होता है इसलिए गामा का पेनिट्रेटिंग पावर सबसे अधिक होता है, वेधन क्षमता गामा का सर्वाधिक होता है। उसके बाद बीटा का वेधन क्षमता सर्वाधिक होता है और सबसे कम वेधन क्षमता अल्फ़ा का होता है। क्यों अल्फ़ा का सबसे कम होता है तो अल्फ़ा धनात्मक आवेश उत्पन्न करता है, इसलिए अल्फ़ा का वेधन क्षमता सबसे कम। सर्वाधिक वेधन क्षमता गामा किरण का होता है जो कि उदासीन है। तो 3 प्रकार का रे निकलता है जो फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है। इन 3 रे को कहा जाता है रेडियो एक्टिव रे, है ना, अल्फ़ा, बीटा, गामा। ओके, तो ये आपका रेडियो एक्टिविटी के बारे में हम लोग देखें। कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज 1934 में आयरीन क्यूरी, मैडम क्यूरी की बेटी थी आयरीन क्यूरी और इनके पति का नाम था एफ जोलियट, है ना। आयरीन क्यूरी और एफ जोलियट ने कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज किया था 1934 ईस्वी में, ध्यान में रखना है। मैडम क्यूरी
ऐसी रसायन शास्त्री रही हैं जिनको 2 बार नोबल अवार्ड दिया गया है। एक मैडम क्यूरी को 2 बार नोबल अवार्ड दिया गया है 1903 ईस्वी में। 1903 ईस्वी में रेडियो एक्टिविटी की खोज के लिए रेडियम पिच ब्लेंड के लिए, और 1911 में रेडियम की खोज के लिए। ठीक है, ये 2 बार इनको आपको 2 बार नोबल अवार्ड मिला हुआ है। मैडम क्यूरी को 2 बार नोबल अवार्ड से नवाजा गया है। ओके, तो 3 प्रकार का रेडियो एक्टिव रे हो गया, अल्फ़ा, बीटा, गामा। ध्यान में रखना है, अल्फ़ा में धनात्मक आवेश, बीटा में ऋणात्मक आवेश, और गामा में गामा उदासीन है। चूँकि गामा उदासीन है तो गामा का पेनिट्रेटिंग पावर सबसे अधिक होता है। उसके बाद बीटा का पेनिट्रेटिंग पावर होता है, और सबसे कम पेनिट्रेटिंग पावर जो है वह अल्फ़ा का होता है। क्योंकि अल्फ़ा में धन आवेश होता है, अल्फ़ा धनात्मक आवेश उत्पन्न करता है, इसलिए अल्फ़ा का पेनिट्रेटिंग पावर सबसे कम होता है। ओके, अब किसी एलिमेंट में रेडियो एक्टिविटी का गुण है या नहीं, हम कैसे जांच करेंगे? कौन सा यंत्र है जो यह बताता है कि कौन सा एलिमेंट में रेडियो एक्टिविटी का गुण है या नहीं? तो उस यंत्र का नाम है जीएम काउंटर। जीएम काउंटर पूरा नाम है गाइगर मूलर काउंटर। गाइगर मूलर काउंटर नामक यंत्र के माध्यम से हम किसी तत्व में रेडियो एक्टिविटी के गुण की जांच करते हैं। गाइगर मूलर काउंटर। अब यहाँ ये सवाल है कि रेडियो एक्टिविटी, जो रेडियो एक्टिव तत्व है, उसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो नाभिकीय ऊर्जा में। नाभिकीय ऊर्जा का 2 स्रोत होता है। पहला है नाभिकीय विखंडन, जिसको कि न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है, और दूसरा है नाभिकीय संलयन, जिसको न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है। फ्यूजन और फ्यूजन, है ना। तो नाभिकीय विखंडन क्या है ना। नाभिकीय विखंडन को सबसे पहले ऑटो हॉर्न और स्ट्रासमैन, जर्मनी के वैज्ञानिक ऑटो हॉर्न स्ट्रासमैन ने नाभिकीय विखंडन की क्रिया को देखा। कौन वैज्ञानिक? ऑटो हॉर्न और स्ट्रासमैन ने सबसे पहले नाभिकीय विखंडन की क्रिया का अध्ययन किया। ठीक है, तो नाभिकीय विखंडन क्या होता है? जब एक बड़ा नाभिक विखंडित होकर 2 हल्के नाभिक में परिवर्तित हो जाता है तो उसे नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। जैसे एक बड़ा नाभिक यूरेनियम है, है ना। तो यूरेनियम पर न्यूट्रॉन कणों का प्रहार कराया गया, यूरेनियम पर। ठीक है, तो ये विखंडित हो गया, टूट गया, और टूटने के बाद जो है ये आपको बेरियम और क्रिप्टन में बट गया, है ना। तो यूरेनियम बड़ा नाभिक है, उस पर न्यूट्रॉन कण का प्रहार अगर कराएंगे तो यूरेनियम विखंडित होकर बेरियम और क्रिप्टन में बट जाता है। इसी क्रिया को न्यूक्लियर फ्यूजन यानी कि नाभिकीय विखंडन की क्रिया कहा जाता है। इसमें ये ध्यान में रखना है कि नाभिकीय विखंडन में जो है वह एक बड़ा नाभिक पर जब न्यूट्रॉन कणों का प्रहार कराया जाता है तो वह जो है विखंडित हो गया, और विखंडित होकर 2 हल्के नाभिक में परिवर्तित हो गया, बेरियम और क्रिप्टन। यहाँ पर देख रहे हैं, बेरियम और क्रिप्टन में परिवर्तित हो गया। तो ये नाभिकीय विखंडन का क्रिया होता है। नाभिकीय विखंडन में चेन रिएक्शन की क्रिया होती है, श्रृंखलाबद्ध क्रिया होती है। यह श्रृंखलाबद्ध क्रिया 2 प्रकार का होता है। नाभिकीय विखंडन में चेन रिएक्शन यानी श्रृंखलाबद्ध की क्रिया होगी, और यह श्रृंखलाबद्ध की क्रिया 2 प्रकार का होता है। तो नाभिकीय विखंडन में चेन रिएक्शन की क्रिया 2 प्रकार की होती है। पहला कंट्रोल चेन रिएक्शन और दूसरा अनकंट्रोल चेन रिएक्शन। नियंत्रित, है ना, श्रृंखलाबद्ध क्रिया और नियंत्रित श्रृंखलाबद्ध क्रिया। नाभिकीय रिएक्टर में जो नाभिकीय विखंडन की जो ये क्रिया होती है, यह नाभिकीय रिएक्टर में होता है। नाभिकीय विखंडन
की जो श्रृंखलाबद्ध क्रिया होती है वह नाभिकीय रिएक्टर में होता है। नाभिकीय रिएक्टर का निर्माण विश्व में पहली बार सर्वप्रथम अमेरिका में किया गया 2 दिसंबर 1942 में। विश्व का पहला नाभिकीय रिएक्टर कौन था, क्या नाम था? तो एनरिको फर्मी, है ना। एनरिको फर्मी वैज्ञानिक का नाम है जो कि पहला नाभिकीय रिएक्टर का निर्माण किए। शिकागो विश्वविद्यालय में एनरिको फर्मी के द्वारा विश्व का पहला नाभिकीय रिएक्टर का निर्माण किया गया। पहले नाभिकीय रिएक्टर का क्या नाम था? तो पहला नाभिकीय रिएक्टर शिकागो पाइल 1 1942 में बना, शिकागो विश्वविद्यालय में बना, इसलिए इसका नाम पड़ा शिकागो पाइल 1। जबकि भारत का पहला नाभिकीय रिएक्टर अप्सरा 1956 में बनाया गया। अप्सरा भारत का पहला नाभिकीय रिएक्टर है, अप्सरा 1956। तो नाभिकीय रिएक्टर में ही नाभिकीय विखंडन की क्रिया होती है। नाभिकीय विखंडन की क्रिया में चेन रिएक्शन होता है। यह 2 प्रकार का होता है, एक कंट्रोल चेन रिएक्शन, दूसरा अनकंट्रोल चेन रिएक्शन। कंट्रोल चेन रिएक्शन मतलब पूरी तरह से नियंत्रित रिएक्शन होगा, और कंट्रोल चेन रिएक्शन से परमाणु ऊर्जा का निर्माण होता है, एटॉमिक एनर्जी बनता है। जबकि अनकंट्रोल चेन रिएक्शन से परमाणु बम का निर्माण होता है, यानी कि नाभिकीय विखंडन के क्रिया के द्वारा ही परमाणु ऊर्जा भी बनता है और परमाणु बम भी बनता है। तो नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल चेन रिएक्शन जो होता है, इसमें मंदक के रूप में D2O यानी कि भारी जल का प्रयोग किया जाता है। ड्यूटेरियम ऑक्साइड तथा ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। मंदक, मॉडरेटर, मंदक मतलब गति को मंद करने के लिए 2 चीज़ का, या तो D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड जिसको हम भारी जल कहते हैं, या ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। दूसरा, बोरोन और कैडमियम क्षार का उपयोग नियंत्रक क्षार के रूप में किया जाता है। गति को नियंत्रित करने के लिए बोरोन और कैडमियम क्षार का उपयोग किया जाता है। तीसरा, सोडियम और पोटासियम, यहाँ पर लिक्विड सोडियम और लिक्विड पोटासियम का उपयोग शीतलन के रूप में किया जाता है। यानी कि रिएक्टर काफ़ी गर्म हो जाता है तो उसको ठंडा करने के लिए शीतलन के रूप में लिक्विड सोडियम और लिक्विड पोटासियम का यूज़ किया जाता है। और नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में, नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में रेडियो एक्टिव एलिमेंट का प्रयोग किया जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा यूरेनियम या प्लूटोनियम का उपयोग होता है। तो बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ बन रहा है कि नाभिकीय रिएक्टर में रेडियो एक्टिव एलिमेंट का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो ईंधन के रूप में किया जाता है। इसमें यूरेनियम और प्लूटोनियम का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण ध्यान में रखना है। भारी जल क्या हो गया? मंदक के रूप में या ग्रेफाइट, है ना। बोरोन और कैडमियम ये नियंत्रक क्षार के रूप में। लिक्विड सोडियम, लिक्विड पोटासियम का उपयोग तो शीतलन के रूप में। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में किया जाता है। तो विश्व का पहला नाभिकीय रिएक्टर कौन बनाया? एनरिको फर्मी 1942। पहले नाभिकीय रिएक्टर का क्या नाम था? तो शिकागो पाइल 1 अमेरिका में शिकागो विश्वविद्यालय में बना था, इसलिए इसका नाम शिकागो पाइल 1 रखा गया। 1942 भारत का पहला नाभिकीय रिएक्टर अप्सरा 1956। ओके, तो ये चेन रिएक्शन के क्रिया के द्वारा जो है वह परमाणु ऊर्जा का निर्माण होता है। और जब चेन रिएक्शन की क्रिया को अनियंत्रित कर दिया जाता है तो ऊर्जा अत्यंत तेज़ी से उत्पन्न होने लगती है और बहुत कम समय में बहुत अधिक विनाश करती है। इसी अभिक्रिया के तहत परमाणु बम निर्मित होता है। जो चेन रिएक्शन का क्रिया जो कंट्रोल तरीके से चल रहा है उसको अगर अनकंट्रोल कर दिया गया तो वही परमाणु बम का रूप ले लेगा जो कि काफ़ी अधिक विनाश करता है। यानी कि जो भी देश नाभिकीय रिएक्टर को स्थापित किया है, जो भी देश परमाणु ऊर्जा का निर्माण किया है, तो वह कभी भी परमाणु बम भी बना सकता है। इसमें ऐसा नहीं है कि परमाणु बम को बनाकर रखा जाता है। परमाणु संपन्न देश
का मतलब यह नहीं है कि वह देश परमाणु बम को बनाकर कहीं रखा हुआ है, नहीं। इसका मतलब ये है कि वो उस देश के पास जो है परमाणु बम बनाने का फार्मूला तैयार रहता है, वह जब चाहे परमाणु बम बना सकता है। क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर रिएक्टर है तो वह परमाणु बम भी बना सकता है। ओके, तो परमाणु बम नाभिक के विखंडन की क्रिया के द्वारा बनता है। जो चेन रिएक्शन है, कंट्रोल चेन रिएक्शन से परमाणु ऊर्जा बनेगा, और इसी चेन रिएक्शन को अगर अनकंट्रोल कर दिया गया तो बहुत अधिक तेज़ी से ऊर्जा उत्पन्न होने लगेगी और यही परमाणु बम का रूप ले लेता है। ठीक है, तो अनकंट्रोल चेन रिएक्शन परमाणु बम। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1939 में नाभिकीय विखंडन की क्रिया को सबसे पहले जर्मन वैज्ञानिक ऑटो हॉर्न और स्ट्रासमैन ने देखा था। इसको ध्यान में रखना है ना, ऑटो हॉर्न और स्ट्रासमैन। ठीक है, तो नाभिकीय विखंडन क्लियर है। अब आइए नाभिकीय संलयन, जिसको कि न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है। ये इंग्लिश वर्ड भी याद रखना है, फ्यूजन, नाभिकीय संलयन। ये विखंडन के ठीक विपरीत होगा, विखंडन के ठीक उल्टा होगा। जब दो हल्का नाभिक आपस में संलयित होकर यानी कि जुटकर एक बड़ा नाभिक बनाता है तो इस क्रिया को नाभिकीय संलयन कहा जाता है। जैसे कि एक हाइड्रोजन प्लस एक हाइड्रोजन दो मिलकर एक हीलियम बना दिया, है ना, दो हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम बनाया, तो ये नाभिकीय संलयन का उदाहरण है। इसमें ध्यान में रखना है, दो हल्का नाभिक आपस में जुड़कर जब एक बड़ा नाभिक में परिवर्तित हो जाता है तो इस अभिक्रिया को ही नाभिकीय संलयन कहा जाता है। इसमें हाइड्रोजन के दो हल्के नाभिक परस्पर संलयित होकर हीलियम में बदल जाते हैं, जिससे अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होता है ना। सूर्य एवं तारों से प्राप्त ऊर्जा, प्रकाश का स्रोत नाभिकीय संलयन का उदाहरण है। सूर्य की ऊर्जा का पृथ्वी पर आना, है ना, ये नाभिकीय संलयन का उदाहरण है। हाइड्रोजन बम भी नाभिकीय संलयन से ही बनाया जाता है। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन से बनाया जाता है। हाइड्रोजन बम परमाणु बम से लगभग 1000 गुना अधिक शक्तिशाली होता है, काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली। आज तक कोई भी देश इस हाइड्रोजन बम को नहीं बना पाया है। हालांकि अमेरिका दावा करता है कि हम हाइड्रोजन बम को विकसित कर चुके हैं, लेकिन अभी तक प्रमाणिक तौर पर हाइड्रोजन बम को विकसित कोई भी देश नहीं कर पाया है। यह नाभिकीय संलयन से बनाया जाता है। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन से। परमाणु बम का पहला परीक्षण सोवियत संघ किया था, जबकि परमाणु बम का पहला प्रयोग आज तक केवल एक ही देश किया है, अमेरिका। जापान पर किया था, हिरोशिमा और नागासाकी पर 1945 में। एक ही देश परमाणु बम का प्रयोग किया है, अमेरिका। ओके, इंडिया 2 बार परीक्षण कर चुका है परमाणु बम का अब तक। 1974 में पहली बार और 1998 में दूसरी बार परमाणु बम का परीक्षण कर चुका है। परीक्षण करना यानी कि टेस्ट करना, प्रयोग करना मतलब किसी देश पर गिरा देना। ठीक है, तो अमेरिका केवल एक बार प्रयोग किया और कोई भी देश नहीं किया है। हाइड्रोजन बम का परीक्षण आज तक कोई भी देश नहीं कर पाया है। हालांकि अमेरिका दावा करता है, लेकिन इसका कोई प्रमाणिक स्रोत मौजूद नहीं है। परमाणु बम की खोज, फादर ऑफ एटम बम किसको कहा जाता है? तो ओपेनहाइमर को फादर ऑफ एटम बम। फादर ऑफ हाइड्रोजन बम किसको कहा जाता है? एडवर्ड टेलर को फादर ऑफ हाइड्रोजन बम कहा जाता है। ओके, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। पीरियोडिक टेबल में 25 एलिमेंट है जिसमें कि रेडियो एक्टिविटी का गुण पाया जाता है। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है वह यूरेनियम है, ठीक है, प्लूटोनियम है, यूरेनियम, प्लूटोनियम, है ना, थोरियम। इन सब एलिमेंट में रेडियो एक्टिविटी का गुण सबसे अधिक है, सबसे ज़्यादा यूरेनियम में है। ठीक है, तो ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हो गया। किस एलिमेंट को रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कहेंगे? कि वह एलिमेंट जिससे अदृश्य किरणें निकलती हैं, वह एलिमेंट जिससे रेडियो एक्टिव रे यानी कि अल्फ़ा, बीटा, गामा रे निकलता है, वैसे एलिमेंट को हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहेंगे।
है ना। अल्फ़ा बीटा गामा को हम रेडियो एक्टिव रे कहते हैं। ध्यान में रखना है कि ये रेडियो एक्टिव रे के खोजकर्ता रदरफोर्ड है। अल्फ़ा में धनात्मक आवेश है, बीटा में ऋणात्मक आवेश है और गामा उदासीन है। क्योंकि गामा उदासीन है इसलिए इसका वेधन क्षमता सर्वाधिक होता है, इसके बाद बीटा का होता है और सबसे कम वेधन क्षमता अल्फ़ा का होता है ना। तो रेडियो सक्रियता के खोजकर्ता हेनरी बेकवेल। कृत्रिम रेडियो सक्रियता के खोजकर्ता तो आयरीन क्यूरी और इनके पति एफ जॉलियट। नाभिकीय विखंडन का सबसे पहले अध्ययन कौन किया? तो 1939 में ऑटो हॉर्न और स्ट्रॉसमैन ने नाभिकीय विखंडन का अध्ययन किया। नाभिकीय विखंडन में ध्यान में रखना है, इसको न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है और यह एक बड़ा नाभिक विखंडित होकर दो हल्के नाभिक में परिवर्तित हो जाता है, जबकि नाभिकीय संलयन में दो हल्का नाभिक आपस में जुड़कर एक बड़ा नाभिक में परिवर्तित हो जाता है, नाभिकीय संलयन। ये दोनों क्रिया नाभिकीय रिएक्टर में होता है ना। तो चेन रिएक्शन होता है। चेन रिएक्शन दो प्रकार का, एक श्रृंखलाबद्ध, एक कंट्रोल चेन रिएक्शन, एक अनकंट्रोल चेन रिएक्शन। कंट्रोल चेन रिएक्शन में मंदक के रूप में ड्यूटेरियम ऑक्साइड या ग्रेफाइट का, नियंत्रक क्षार के रूप में कैडमियम या बोरोन का, शीतलन के रूप में लिक्विड सोडियम या पोटासियम का और ईंधन के रूप में यूरेनियम प्लूटोनियम जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर का निर्माण सबसे पहले अमेरिका में 1942 में एनरिको फर्मी ने किया। पहला नाभिकीय रिएक्टर कौन था? तो शिकागो पाइल 1 1942। भारत का पहला नाभिकीय रिएक्टर कौन था? तो 1956 में अप्सरा। ओके। परमाणु बम के खोजकर्ता ओपेनहाइमर, जिनको फादर ऑफ एटम बम कहा जाता है, और फादर ऑफ हाइड्रोजन बम एडवर्ड टेलर। ओके।